नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जो है ईएससी मैकेनिकल सीरीज जो है 2019 के 2 पार्ट्स कर चुके हैं। यहाँ पे आपका हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं 3rd पार्ट में। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल आपका, जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा नदी। जी, अनूपपुर जिले से ही इसका ओरिजिन उद्गम स्थल है। इसके साथ ही सोन और जोहिला का भी उद्गम स्थल अनूपपुर जिले से ही है। चलिए आइए हम जो है अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कारवां हमारा आगे बढ़ चुका है साथियों। हिम्मत से काम लेना है। किससे? हिम्मत से। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 101 के ओर हम लोग अग्रसर हैं। ये है द स्पीड एट विच द शाफ्ट रन्स, सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन बिकम्स इनफाइनाइट इज नोन एज वीपिंग स्पीड, डैम्पिंग स्पीड, रेजोनेंट स्पीड और ग्रेविटेशनल स्पीड। अच्छा भैया, शाफ्ट जो है डिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इनफाइनाइट हो रहा है, वो कहलाएगा। आप लोगों ने एसेंट्रिक लोडिंग का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये वाला क्वेश्चन आप जो है हिट कर जाओगे बड़े आराम से। वाइब्रेशन का पार्ट होता है। अब भैया इतना डिक्टेशन दे दिया तो आराम से विप करना चाहिए ना। इट्स ए एज एन अल्फा। अगर आप लोग विप को जो है शायद कोड़े वगैरह भी कहते हैं, अगर आप ध्यान फरमाएंगे तो वहां से भी हो जाएगा। कैसा? एकदम कोड़े वगैरह जो है तिरछा पड़ता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। 102 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इनवॉल्यूट प्रोफाइल टूथेड गियर इन मैश। पहला बोल रहा है प्रेशर एंगल रिमेन्स कांस्टेंट from the start till the end of engagement. The base circle diameter and the pitch circle diameter of the two mating involutes are proportional. When two involutes are in mesh, the angular velocity ratio is proportional to the size of the base circle and D as in delta बोल रहा है आपका the shape of involute profile depends only on the dimension of the base circle। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है साथियों? 3 करेक्ट होगा, 1 इनकरेक्ट होगा। हमको यहाँ पे जो है इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट बताना है, जैसे हम लोग जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में करते हैं। तो अगर इन्वॉल्यूट प्रोफाइल जो है क्या कर रही है? मैश कर रही है। मैश मतलब कि आपस में जुड़ाव हो रही है, मैश कर रही है। तो उस केस में कौन कौन से सेटिस्फाई होंगे और यहाँ पे अनसेटिस्फाइड वाला स्टेटमेंट चुनना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एज इन बॉम्बे। Base circle diameter and the pitch circle diameter of two mating gear involutes are proportional। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं साथियों। 103 बोल रहा है द सेंटर डिस्टेंस C between two gears in terms of base circle radii R1 R2 and the pressure angle phi is cos phi upon R1 plus R1 plus R2 upon cos phi, R1 बाई R2 इंटू कॉस फाई, R2 बाई R1 कॉस फाई। अगर हम सेंटर डिस्टेंस देखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? CD जो है, अगर आप जो है नॉर्मली जो है अपन किस में लॉ ऑफ केयरिंग वगैरह में पूरा निकाल चुके हैं साथियों, इसमें क्या ही टाइम वेस्ट करूं बताओ। दोनों जो है रेडियस को जोड़ के और कॉस का डिवीजन होता है विथ प्रेशर एंगल। तो ऑप्शन नंबर डी एज एन डेल्टा, बी एज एन बॉम्बे, राइट। ये तो मैकेनिकल इंजीनियर को डाई हार्ड याद रहता है। सेंटर डिस्टेंस आंख मूंद के सही लगा देगा, नहीं लगाया तो फिर क्या ही कहने, फिर उसका जो है नैया मझधार कैसे लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग अहेड। 104 क्वेश्चन में बोल रहा है अ 3 सिलेंडर सिंगल एक्टिंग इंजन हैज इट्स क्रैंक एट 120 डिग्री। द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर ईच साइकिल इज ट्राइंगल। ईच साइकिल इज व्हाट? ट्राइंगल। Then the power stroke with a maximum torque of 60 Newton meter at 60 degree after the dead center of the corresponding crank. There is no torque on the return stroke. The engine turns at 400 rpm. The power developed will be 1745 वाट, 1885 वाट, 1935 वाट और 1995 वाट। अच्छा भैया, आपका सिलेंडर वगैरह का जो है एकदम एम थीटा वाला कंडीशन भी दे दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या हुआ है? पावर डेवलप। अच्छा भैया, एक जो है हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं आपके लिए। चलिए फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कुछ जो है अरेंजमेंट आपका
जो है बनाने के प्रयास करते हैं। ओके, ओके, ओके। थम जा बाबू, थम जा, थम जा, थम जा। अब जो है कंडीशन है क्या बनाने की? ट्राइंगल, 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 ट्राइंगल। ऐसे तो डायग्राम वगैरह तो पहले से बना के रखना चाहिए, लेकिन ठीक है, चलता है। मान लो क्या है, चलता है गुरु जी। ह। तो इसका फ़ायदा लीजिए, और क्या है साथ ही। ठीक है, कुछ इस तरह से आपका डायग्राम कंस्ट्रक्ट होगा साथियों। चलिए देखते हैं, देखने का प्रयास भी कर लेते हैं, देखने का प्रयास भी कर लेते हैं। ओके, सो मूविंग अहेड। ये आपके कुछ सिलेंडर हैं, 1, सिलेंडर 2, और ऐसे ही सिमिलरली फैशन में सिलेंडर 3 होगा। यहाँ पे ये ऊपर वाला है 60 न्यूटन मीटर, नीचे वाला है जो है मेन वाला 30 न्यूटन मीटर। अगर साइकिल का कंडीशन देखें एक्सिस का टू आपका नेक्स्ट एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कुछ इस तरह से आपका डायग्राम नज़र आना चाहिए। ओके, एक और कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चलो 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 चलो, तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, 60/120 इज इक्वल टू वाई अपॉन 60। अच्छा, सो वाई की वैल्यू हमको आ जाएगी 30 न्यूटन मीटर। ओके, और अगर हम क्या देखते हैं, टॉर्क, टॉर्क मूवमेंट डायग्राम, टी थीटा डायग्राम अगर हम कंसीडर करते हैं, तो एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो 30 मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई/3 अपॉन अपॉन 2 प्लस प्लस हो जाना चाहिए 30 मल्टीप्लीकेशन ओवर द 2 पाई/3 इंटू 3, विच इज इक्वलेंट टू वी हैव गॉट 90 पाई। तो यहाँ से आ जाना है हमारा टी मीन 90 पाई अपॉन अपॉन 2 पाई, सो 45 न्यूटन मीटर। ओके, यहाँ पे हमको कंडीशन हो जाएगी किस चीज़ की, पावर, पावर डेवलप्ड, पावर डेवलप की। सो इज इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क इंटू ओमेगा। नेक्स्ट 45 मल्टीप्लाइड with 2 पाई n, n 400 गिवन है, डिवाइडेड बाई 60, 1884.97 विच इज इक्वलेंट टू 1885 वाट। ऑप्शन नंबर विच वन इज राइट? बी एज एन ब्रावो इज करेक्ट फॉर दिस चॉइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर रहते हैं साथियों। बोलना चाह रहा है
A vertical single cylinder opposed piston type engine has reciprocating parts of mass 2000 kg. For the lower piston and 2750 kg of upper piston, the lower piston has a stroke of 60 cm and the engine is in primary balance. If the ratio of length of connecting rod to crank is 4 and the lower piston and 8 for the upper piston, when the crankshaft speed is 135 rpm, the maximum secondary unbalanced force will be. ये तो कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन दे दिया है, आपको इतना नहीं पढ़ना होता है, डायरेक्टली इसका आंसर अभी देख लो, 44968.5 न्यूटन. इट्स ऑप्शन नंबर सी. चार्ल इज योर राइट चॉइस फॉर दिस. 106 की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं. ये बोल रहा है द रेसिप्रोकेटिंग मास इज बैलेंस्ड व्हेन प्राइमरी फोर्स इज balanced mass CMR omega square cos theta, unbalanced by the mass CMR omega square cos theta, balanced by mass 1 minus C CMR omega square cos theta, unbalanced by the mass 1 minus C CMR omega square cos theta. So which one is right choice for this? अरे भैया बैलेंसिंग ऑफ द मासेस आपने अपनी आंखों से देखा है, खुली आंखों से बी इज इक्वल टू एम आर से अगर आप कंपेयर करें तो आसानी से आ जाएगा स्ट्रोक वर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्स. सो ऑप्शन नंबर हमको हो जाना चाहिए 1 and 4. सो ऑप्शन नंबर सी फिट बैठ रहा है, राइट. प्राइमरी बैलेंस और सेकेंडरी बैलेंस का बहुत आसानी से आप जो है देख लेंगे. रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस करना है और कुछ नहीं है. नंबर 107, इसकी ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साथियों. The active gyroscopic couple torque in gyroscope about a horizontal axis represent the torque required to cause the axis of spin to precess in the vertical plane, the torque required to cause the axis of spin to precess in the horizontal plane, and the force required to cause the axis of spin to precess in the horizontal plane, or the last the force required to cause the axis of spin to precess in the vertical plane. So which one is right option for this? तो यहाँ के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो करेक्ट फिट बैठेगा गायरोस्कोपिक को लेकर वो बी होगा. टॉर्क जो है स्पिन को टॉर्क जो है कॉज करता है एक्सिस ऑफ स्पिन और प्रीसेस करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन को. अगर आप 3D में देखोगे तो कुछ इस तरह से नज़र आता है, राइट. चलो एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर 3 फिंगर का रूल अपना लेना और कुछ नहीं. फ्लेमिंग सी लॉ लगता है. चलो डायरेक्शन के लिए गायरोस्कोप में जो आई ओमेगा टी आप करते हो एक्सिस ऑफ स्पिन और एक्सिस ऑफ प्रिसीजन के, ठीक है. वाल्टर लुई का जो है अगर आपको याद होगा तो बड़े आसानी से कर लोगे. बाकी सब प्रोफेसर लोग कॉपी मारते हैं, कोई बात नहीं, कॉपी में भी तो दिमाग चाहिए ना भाई. चलो ये बोल रहा है द चेंज इन गवर्नर हाइट फॉर वॉट गवर्नर व्हेन स्पीड वेरीज फ्रॉम 100 rpm टू 101 rpm. अरे भैया क्लासिकल है. h इज इक्वल टू 895/n². तो n1 और n2 दिया हुआ है तो डेल्टा h को अपन कंपेरिजन करेंगे h1 माइनस h2 से. सिर्फ आप जो है h का फॉर्मूला याद रखो, क्या होगा 895/n². तो यहाँ से फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 1.763. तो इसे इक्वल टू 1.8 के इक्विवेलेंट कर देंगे mm. सो ऑप्शन नंबर ए एज एन आगरा इज यू करेक्ट चॉइस फॉर दिस, राइट. आगे बढ़ते हैं साथियों. 109, द रेक्टेंगुलर स्ट्रट इज 115 mm वाइड एंड 120 mm थिक. It carries a load of 180 kN at an eccentricity of 10 mm in a plane bisecting the thickness as shown in the figure. 150 mm, 10, 120, 180 जो है eccentric load है. So maximum intensity of stress in the section will be 14 मेगापास्कल, 12 मेगापास्कल, 10 मेगापास्कल या 8 मेगापास्कल. 109 के हिसाब से होना चाहिए हमारा. देखते हैं इसेंट्रिक लोड की कंडीशन है. कैसी कंडीशन है? इसेंट्रिक लोड मतलब कि आपका जो है किस तरह से साइड में पड़ रहा है, मतलब एक्सिस जो है बीच से जो होकर जाती है उस पर नहीं पड़ रहा है, साइड वाइज पड़ रहा है कुछ.
अगर हम नॉर्मल मास ले लें और मास पे जो है लोड लगाएं तो ये एक्सिस है, एक्सिस से थोड़ा दूर हट के इसेंट्रिक लग रहा है ना। 180 किलो न्यूटन, 180 किलो न्यूटन कुछ इस तरह से। तो हो जाना चाहिए हमारा क्या, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स विच इज इक्वल्स टू हो जाना चाहिए आपका सिग्मा एक्सियल प्लस सिग्मा बेंडिंग। सो अगर आप तो है सिग्मा मैक्स देख रहे हो तो आपको फॉर्मूला याद होगा इसेंट्रिक के केस में P बाई ए एम बाई जेड, राइट। मूविंग अहेड, सिग्मा मैक्स की वैल्यू हो जानी चाहिए हमारी 180 टाइम्स 10⁻³ लोड 150 मल्टीप्लाइड विथ 120 एरिया प्लस 180 टाइम्स 10 क्यूब इंटू 10 m की वैल्यू है और z पोलर सेक्शन मॉडुलस I बाई वाई BD²/6 क्लासिकल केस रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए हमको पता है, हमको आता है तो सिग्मा मैक्स उठ के आ जाना चाहिए कैलकुलेशन में 14 मेगापास्कल। और ये नेचर इसका कैसा होगा आप देखेंगे तो कॉम्प्रेसिव, ठीक है। सो ये कौन सा था, 109। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए एज एन आगरा इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में। 110 हमारा जो है टॉप का है, थ्योरी ऑफ फेलियर का। द थ्योरी ऑफ फेलियर यूज्ड इन डिजाइनिंग द डक्टाइल मटेरियल इन अ मोस्ट एक्यूरेट वे इज बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी। 1 2 3 आर करेक्ट, 1 ओनली, 2 ओनली और 3 ओनली। सो अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से यहाँ हमको करेक्ट देखना है। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए बच्चे जाने हैं हमारी डिस्टॉर्शन मोर एक्यूरेट रिजल्ट देती है, ठीक है। थ्योरी ऑफ फेलियर कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे अलग अलग साइंटिस्ट के और उसके हिसाब से। अब भैया उनने तो प्रयास कर लिया ना, तो आप जो है उनने प्रयास किया हुआ है तो आप दोबारा वही चीज़ क्यों करोगे। तो रिजल्ट को मायने रखो और आगे बढ़ो, उसी से डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करो, किसी ने समय दे दिया है तो यही होता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, है ना। गलतियों से सीख लेनी चाहिए और हमको मूविंग करना चाहिए आगे सुधार करते हुए। चलिए 111 में पहुंच चुके हैं हम लोग। When a load of 20 kilonewton is gradually applied at a particular point in a beam, it produces a maximum bending stress of 20 megapascal and a deflection of 10 millimeter. What will be the height from which a load of 5 kilonewton should fall onto the beam at the same point if the maximum bending stress is 40 megapascal? 80 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर। अच्छा भैया कुछ जो है जलवा बिखेरना पड़ेगा। अब ये जो है कंडीशन हमको इम्पैक्ट वाली लग रही है, तो अगर आपका कैंटिलीवर विद द पॉइंट लोड है तो इम्पैक्ट क्या होता है, वैसे फॉर्मूला में अगर देखोगे सिग्मा आई ये होता है सर जी सिग्मा स्टैटिक इंटू आई एफ इम्पैक्ट फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है। वैल्यूज पुट करने की कोशिश करेंगे तो 5 टाइम्स 1 प्लस √1 प्लस 2h बाय डिफ्लेक्शन ऑफ स्टैटिक, है ना। तो ये उठ के आ जाएगा मुँह खोला 60 मिलीमीटर। कौन सा है ऑप्शन, चार्ली, सी एज एन चार्ली, राइट। नेवी कोर्स में हम हमेशा आंसर देते हैं। चलिए 112 में आ गए हैं साथियों। बोलना क्या चाह रहा है देखते हैं। द एरियाज ऑफ फटीग फेलियर इन अ पार्ट मे बी इन द रीजन हैविंग स्लो ग्रोथ ऑफ क्रैक विद अ फाइन fibrous appearance, region having faster growth of crack with a fine fibrous appearance, region of sudden fracture with a coarse granular appearance, and fourth बोल रहा है region of gradual fracture with a coarse granular appearance. failure in a part may be in the, अच्छा भैया फेलियर देखना है फटीग फेलियर,
फटीग साइक्लिक जो है आपका होता है, मतलब किसी भी अगर शाफ्ट की कंडीशन में देखा जाए, शाफ्ट की कंडीशन में देखा जाए तो उसका जो है सडन डेथ जो है ऊपर साइड जो है अगर देखा जाए, एक साइड जो है टेंसाइल होगा और एक साइड जो है कंप्रेसिव। टेंसाइल और कंप्रेसिव जो है दोनों साथ साथ साइक्लिक मूविंग ऑब्जेक्ट पे पड़ते हैं, तब आपका फटीग फेलियर होता है। ये हम जो है मैकेनिकल में जो है बहुत ब्रीफली देखते हैं, है ना। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, रीजन हैविंग स्लो ग्रोथ ऑफ क्रैक विद अ फाइन फिब्रस, ये होना चाहिए। और रीजन ऑफ सडन फ्रैक्चर विद अ कोर्स ग्रेनुलर अपीयरेंस। अब कोर्स क्या होता है, देखो 3 टाइप की कैटेगरी होती है, एक फाइन होता है, एक कोर्स होता है और एक जो है एक फाइन, कोर्स और फिनिश्ड। सो अगर आप देखोगे, अरे आप जो है सिंपल सा जो है ये थोड़े से बड़े वाले पत्थर, ये और ये बहुत बड़े वाले पत्थर, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो इनके आकार से, राइट। कौन सा कोर्स हमेशा मीडियम वाला होता है, फाइन मतलब महीन पाउडर के समान, और फिर जो है बड़े वाले तो अब बिगी हो गए ना। हाँ, सो फटीग फेलियर जो है कारण कौन कौन से आपका करेक्ट बताएगा, 1 और 3 स्टेटमेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सल्तनत निर्माण करेगी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 113 बोल रहा है द शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रेजिलियंस ऑफ बोल्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द शैंक डायमीटर अबव द कोर डायमीटर ऑफ थ्रेड्स, reducing the shank diameter to the core diameter of threads, decreasing the length of shank portion of the bolt, preheating of the shank portion of the bolt। अच्छा भैया, शॉक एब्जॉर्बिंग के कारण जो है रेजिलियंस बोल्ट का इंक्रीज करता है, तो स्टेटमेंट को भैया कौन जस्टिफाई करेगा, भैया स्टेटमेंट को कौन जस्टिफाई करेगा। सर जी यहाँ पे जस्टिफाइबल है आपका, रिड्यूस करेगा शैंक डायमीटर कोर डायमीटर की तुलना में, ये आपका जस्टिफाई करेगा, है ना। और अगर आपको अनविंस हम तो अनविंस पढ़ते हैं, कोई लोग यूनविंस पढ़ते हैं, अनविन फार्मूला के हिसाब से अगर DC को डायमीटर निकालोगे तो 6√D, इस हिसाब से आप आसानी से फार्मूला में पुट ऑन करके भी जो है स्टेटमेंट अंदाज़ा लगा लेता है इंसान, ठीक है। फार्मूले जो है रिजल्ट्स देख के ही लाए गए हैं, है ना, ताकि जो है आप एक जो है डिज़ाइन को जो है सेम प्रारूप दे। आपको जो जितनी भी फार्मूले पढ़ते हो साथियों, वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आपको ना मास मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है चीज़ों की। अब मान लो कोई पेन बनी है ना, अगर एक पेन है तो वो किसी काम की नहीं है ना, लाखों करोड़ों पेन है ना, तो वो आम जन के लिए बहुत कारगर है। तो इंजीनियर को इस बात का ध्यान देना होता है कि एक चीज़ नहीं सबके लिए बनाता है, तो उसको डिज़ाइन एस्थेटिक हर चीज़ जो है ध्यान रखनी पड़ती है, अर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखना पड़ता है। ये सब हम डिटेल में देखते हैं, देखना ही पड़ेगा, नहीं तो काहे कि इंजीनियर जो कंफर्ट न दे पाए। क्या बात कह दी, गहराई में घुस रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू टाइटन द बोल्ट comprises of the torque required in overcoming thread friction only, torque required in inducing the preload only, torque required in overcoming circumferential hoop stress, wow, and last one, torque required in overcoming thread friction and inducing the preload, and also the torque required to overcome collar friction between the nut and the washer। अच्छा भैया, बोल्ट को अगर हम टॉर्क के नज़रिए से देख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस हमको जो फिटिंग वाला बैठ रहा है अपना डी एज एन डेल्टा, क्या बोल रहा है, टॉर्क रिक्वायर्ड इन ओवरकमिंग थ्रेड फ्रिक्शन एंड रिड्यूसिंग द प्रीलोड एंड ऑल्सो द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम कॉलर फ्रिक्शन बिटवीन द नट एंड द वॉशर। अरे अगर आप जो है ना सिंपल सा इसका लुक देखना चाहो, कभी भी अगर आपने जो है असेंबली फिक्स की हो किसकी, इंजन ब्लॉक्स की बोले तो आप एक तरह से मैकेनिकल इंजीनियर के लिए हार्ट क्या कहलाता है, किसी भी मतलब ऑटोमोबाइल व्हीकल का आपका इंजन कहलाता है। इंजन की आप कभी भी फिटिंग करोगे ना तो ये आपको जो है पूरा स्टेटमेंट कवर अप होते नज़र आएगा, नट से लेके गास्केट से लेके वॉशर से लेके हर एक असेंबली, मतलब हजारों पार्ट होते हैं।
देखो साथियों, सबसे मेन चीज है, खोलना बहुत आसान है किसी भी चीज को, लेकिन जोड़ना काफी मुश्किल होता है। सही पार्ट को कौन सा पार्ट कहाँ लगना है, जब सारी चीजें कंबाइन फॉर्म में लगती है ना, तो आपका इंजन क्या ही एफिशिएंसी देता है आफ्टर ओवरहॉलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 में। 115 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है साथियों, a steel spindle transmits 4 kilowatt at 800 rpm. The angular deflection should not be exceeded 0.25 degree per meter length of the spindle. If the modulus of rigidity for the material of the spindle is 84 gigapascal, the diameter of the spindle will be 46 मिलीमीटर, 42 मिलीमीटर, 38 मिलीमीटर या 34 मिलीमीटर। अच्छा भैया, ये यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है, नॉट को आप जो है स्किप नहीं कर सकते हो। जब नॉट स्किप हुआ नहीं होगा तो हमको कंडीशन देखनी है डायमीटर के लिए। अच्छा भैया, चलिए लाते हैं। पावर पता है ना, पावर क्या होता है, 2 पाई एन टी बाई 60। पावर 2 पाई एन टी बाई 60 क्लासिकल फॉर्मूला हमारा। तो यहाँ से हमको ना गिव एंड टेक वाला कंडीशन से 47.7 न्यूटन मीटर टॉर्क आ जाएगा। और अगर हम टॉर्सनल इक्वेशन पी एल इज इक्वल टू जी जे बाय टी बाई थीटा जी जे बाई एल कुछ इस तरह से देखेंगे, तो हमको यहाँ से किसकी जे की वैल्यू गेट ऑन हो जाएगी, कितनी 3130209.28 मिलीमीटर 4। अब यहाँ से पता है जे क्या होता है, पाई बाई 32 d4। तो यहाँ से d हम ग्रैब करके उठा के ले आएंगे 33.95 मिलीमीटर। हार्स रियलिटी, बताओ इतना सब कुछ कैलकुलेशन विदाउट कैलसी के। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में कैसे कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं गुरुजी डू नॉट टच क्वेश्चन, है ना। इतना हम पढ़ लिए हैं तो हमको ना थोड़ा जो है देख के आ जाना चाहिए या फिर फॉर्मूला में रख के आ जाना चाहिए थोड़ा मोड़ा जो है। अगर अब देखो ऑप्शन कितने नियर बाई हैं, 34, 38, 42, 46। अगर इसमें समय भी दे दिए ना तो 3 क्वेश्चन आपके स्वाहा हो जाने हैं। चलिए 116 बोल रहा है, अ टेपर रोलर बेयरिंग हैज़ अ डायनेमिक लोड कैपेसिटी ऑफ 26 किलो न्यूटन। द डिजायर्ड लाइफ फॉर 90% ऑफ द बेयरिंग इज 8000 आवर एंड द स्पीड इज 300 rpm. The equivalent radial load that the bearing can carry will be nearly 5854 Newton, 5645 Newton, 5436 Newton and 5227 Newton. अच्छा भैया, टेपर वाली कंडीशन है, देखते हैं कैसे लगाने का हम प्रयास करेंगे। सो बेयरिंग वाला L90 यहाँ पे बेयरिंग लाइफ, सो 8000 आर 60 इंटू 300 rpm। सो यहाँ पे हमको उठ के आ जाना है मुँह उठाते हुए 144 मिलियन रिवॉल्यूशन। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है ना साथी, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मिस्टेक का फॉर्म ले लेती हैं। सो 144 इज इक्वल टू एल अपन पी इक्विवेलेंट रेज टू पावर 10/3। और 10/3 और 3 कब लेते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। बाल बियरिंग के केस में n की वैल्यू 3 होती है और रोलर बियरिंग के केस में 10/3 होती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, है ना, क्योंकि बोला गया है डिजाइनिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे उठ के आ जाएगा ये मुँह उठाता हुआ पी इक्विवेलेंट, लोड इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाएगा 5854 न्यूटन। सो ऑप्शन नंबर ए एज एन आगरा की मीठी जलेबी अच्छी लगी ना। चलो नेक्स्ट 117 बोल क्या रहा है, लेखक का जो है दिल का अरमा बोल रहा है, hollow shaft are stronger than solid shafts having same weight because the stiffness of hollow shaft is less than that of solid shaft. The strength of hollow shaft is more than that of solid shaft. The natural frequency of hollow shaft is less than that of solid shaft. In hollow shaft, material is not spread at large radius. अच्छा भैया, अगर हम कॉन्वॉय को आगे ले चलें, है ना, कंपैरिजन किसका हो रहा है, हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट का वेट के रेशियो में। तो वेट के अनुसार हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है गुरुवार स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट इज मोर देन द सॉलिड शाफ्ट। अब भैया
आप लोग जो है ना कभी कभी कंपैरिजन जो है ना करने लगते हैं, लेकिन उनके वेट कॉमन नहीं रखते हैं। अब ये बताओ, सिंपल सा है, जिम का डंबल का तुलना जो है आपको पाइप से करना है ना, कुछ इस तरह से। तो डंबल एक जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लेकिन इनके पाइप और जिम के डंबल में ना वेट कॉमन होना चाहिए भैया, वेट कॉमन होना चाहिए, तब कंपैरिजन होगा, है ना। थोड़ा जो है विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है इस चीज़ का, है ना, लेकिन करेंगे तो हो जाए, दिमाग पे जोर डालिए। चलिए 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 चलिए, नेक्स्ट 118 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अ प्रॉपेलर शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट 45 किलोवाट पावर एट 500 आरपीएम। इट इज अ hollow shaft having an inside diameter 0.6 times of the outer diameter. It is made of plain carbon steel and the permissible shear stress at 84 Newton per millimeter square. The inner and outer diameter of the shaft are। अच्छा भैया, आप लोग का प्रॉपेलर शाफ्ट कहाँ पे यूज होता है? पूरा जो है आपका वाटर वाली इंडस्ट्री में, हैवी कार्गो शिप्स में जो लगा होता है, सिंगल जो है रोटेटेड शाफ्ट होती है जिसमें पूरी पावर रहती है। आजकल तो दो लगाने लगे हैं सेफ्टी के लिए, लेकिन वैसे तो सिंगल ही होती है प्रॉपेलर शाफ्ट। पूरी मरीन्स में रहती है, सब मरीन्स में रहती है और कार्गो शिप्स में होती है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको इनर और आउटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालने को बोला है। अच्छा भैया, देखते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना। तो कौन सा नंबर का क्वेश्चन प्रयास करने के लिए उठाया गया है? 118, 118। चलिए मूव करते हैं, 118 के लिए हम लोग मार्च करते हैं। क्या करते हैं साथी? मार्च, मार्चिंग दस्ता आगे बढ़ेगा। चलो 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 चलो। पावर का जो है यूनिवर्सल फॉर्मूला पता है साथी? P इज इक्वल टू 2π/NT/60। ठीक है, यहाँ से हमको क्या कैलकुलेट हो जाना है? टॉर्क इजीली 0.8598 टाइम्स किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर हमको क्या उठ के आ जाएगा? टॉर्क आ गया। अब हमको टाउ मैक्स SI के लिए पता है 16T/π/d3, लेकिन यहाँ पे रॉड कैसी है? हॉलो, हॉलो, हॉलो है, तो D इनिशियल टू द D आउटर की पावर क्या? 4। सो यहाँ पे आप देखोगे वैल्यूज पुट ऑन करने के बाद आउटर डायमीटर 39.13 मिलीमीटर आएगा और इनसाइड का आपका डायमीटर 23.47 मिलीमीटर आएगा। कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम आप जो है के लेते हो डायमीटर के रेशियो को, डायमीटर के रेशियो को आप क्या लेते हो? के लेते हो, है ना, इनिशियल टू द फाइनल या फाइनल टू द इनिशियल। चलिए आगे, क्योंकि कांस्टेंट रखना होता है ना, इससे क्या होती है? आसानी जाती है क्वेश्चंस के लिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट वन अकॉर्डिंग टू दिस? बी एज एन ब्रावो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 119 की ओर। हम लोग बोल रहा है अ बाइसिकल एंड राइडर traveling at 12 km/h on a travel road have a mass 105 kg. A brake is applied to a rear wheel having 800 mm diameter. The pressure on the brake is 80 Newton and the coefficient of friction is 0.06. अच्छा, the number of turns of the wheel before coming to the rest will be 48.3 revolution, 42.6, 38.3 and 32.6 revolution. Which one is right one? Right one। अच्छा, रिवॉल्यूशन के लिए अगर स्ट्रोक पर यूनिट आपका πd के बराबर होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रिक्शन आपका होता है म्यू एन। अच्छा, और इनर्शिया फोर्स ma के बराबर होता है। और आपको पता है क्या? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला फॉर्मूला पता है ना, गति का नियम, तृतीय वाला। तो ये सभी जो वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट ऑन करोगे तो आपको जो है डिस्प्लेसमेंट एस जो है उठ के आएगा 1 to 1.52 मीटर। और नंबर ऑफ आपको क्या निकालना है? रिवॉल्यूशन, REVOLUTION। रिवॉल्यूशन के लिए 1 to 1.52 अपॉन पाई टाइम्स डी है आपका उत्तर।
80, 80 के लिए जो है आपका आ जाना चाहिए कितना, 0.8, 0.8, सो उठ के आ जाएगा 42.6 रिवॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। कूल 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 कूल। 120, 120। चलिए देखते हैं बोलना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है। ये है टू अवॉइड, क्या करना है अवॉइड, सेल्फ एंगेजमेंट इन कोन क्लच, इट्स सेमी कोन एंगल इज ऑलवेज केप्ट स्मॉलर देन द एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इक्वल टू द एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हाफ ऑफ द एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या करना है, सेल्फ इंगेजमेंट कोन क्लच को जो है कैसे रखते हैं, रखते कैसे हैं ये बताना, रखते कैसे हैं ये, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एज एन चार्ली। अगर आप लोग को ये देखना हो तो आप जो है ब्रेक्स का चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, ब्रेक्स एंड क्लचेस, उसमें जो है ये फिनोमिना बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, यूपीटी और यूडब्ल्यूटी के टर्मिनोलॉजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 बोलना क्या चाह रहा है लेखक, लेखक बोल रहा है इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग ऑफ स्टील विद अ पोटेंशियल 20 वोल्ट, करंट 200 एम्पियर, ट्रैवल स्पीड 5 मिलीमीटर पर सेकेंड एंड सी एस ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जॉइंट 20 मिलीमीटर स्क्वायर, required for melting steel may be taken as 10 joule per millimeter cube, heat transfer efficiency 0.85, melting efficiency will be। तो अगर आप देखोगे पावर इज इक्वल टू क्या होता है बी आई, तो यहाँ से आ जाएगा 4000 जूल पर सेकेंड, और इफेक्टिव देखोगे तो 0.85 का मल्टीप्लाई है, कितना हो जाना है 3400 जूल पर सेकेंड। मेल्टिंग ऑफ द स्टील दिया हुआ है 10 जूल पर मिलीमीटर क्यूब। सो अगर आप जो है वॉल्यूम ऑफ मॉल्टन मेटल पर यूनिट टाइम दैट कैन बी ऑब्टेन, कितना हो जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट 3400/10 340 मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब रिक्वायर्ड वॉल्यूम वेल्ड का अगर निकालोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड होते हैं, तो कितना है एरिया ऑफ सी एस 20 × 5 100 मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और एफिशिएंसी के लिए जो है रिक्वायर्ड वेल्ड पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मोल्टन मेटल पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो मतलब कि 100/340, और ये 1/3 तो लगभग 0.33। ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो बाजी लेके। चलिए 122 के और मूविंग अहेड करते हैं। बोलना क्या चाह रहा है लेखक, what is the force required for 90-degree bending of ST50 steel of 2 mm thickness in a V die if the die opening is taken as 8 times the thickness and the length of the bent part is 1 meter. Ultimate tensile strength is 500 मेगापास्कल एंड K 1.33। अच्छा भैया, कुछ इस तरह का फिनोमिना, अगर इस तरह का फिनोमिना है तो ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या आना चाहिए, तो अगर आपका फोर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द टर्मिनोलॉजी है, कांस्टेंट मतलब इंटू सिग्मा अल्टीमेट इंटू आपका यहाँ पे थिकनेस, तो मतलब स्क्वायर होगा थिकनेस का और लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ, यही होता है फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव द डाटा 1.33 इंटू 1000 इंटू 500 इंटू थिकनेस कितना है 2 स्क्वायर अपॉन 16, तो ये उभरता हुआ सितारा निकल के आएगा हमारा इंडियन ऑयल 166.25 न्यूटन विच इज इक्वलेंट टू 166.25 के। ऑप्शन नंबर ए इज एन आगरा इज योर राइट चॉइस विच विल फिल दिस गैप। 123 में हम लोग आप पहुंचे हैं, है ना, क्या बोल रहा है देखते हैं। A graph is drawn in a vertical magnification of 10,000, horizontal 100, area above the datum line, above or below 150, 80, 80, 60, 170, 150 and 40 से 120।
द एवरेज रफनेस RA फॉर सैम्पलिंग लेंथ ऑफ 0.8 मिलीमीटर विल बी 1.14 माइक्रोमीटर, 1.10 माइक्रोमीटर, 1.06 माइक्रोमीटर और 1.02 माइक्रोमीटर। अच्छा, कवर अप करने की कोशिश करो। RA हो जाएगा समीशन ऑफ A प्लस समीशन ऑफ B अपॉन L इंटू B इंटू H, मतलब कि वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड लीनियर। तो आपका जो है ये पूरा जो है डाटा वर्टिकल A प्लस B ये दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे और नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उठ के आ जाएगा 1.06 माइक्रोमीटर। ये जो है माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ का साइन होता है और कुछ नहीं। 124 में आ चुकी है हमारी बकी, ठीक है। Bugart. The radius of arc is measured by allowing a 20 millimeter diameter roller to oscillate to and fro on it, and the time for 25 oscillation is noted at 56.25 seconds. The radius of arc will be 865 मिलीमीटर, 850 मिलीमीटर, 835 मिलीमीटर और 820 मिलीमीटर। अच्छा, which choice is right for this? अच्छा, यही करना है हमको। आपका वाइब्रेशन का क्वेश्चन देख रहा है तो यहाँ पे ओमेगा एन फ्रिक्वेंसी अगर आपको डायरेक्ट पता है √2g 3 टाइम्स r माइनस आर, तो ये आसानी से हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन 2π√3 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन 2g पे होनी है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो उठ के आ जाएगा R की वैल्यू आपके 848.2, जिसे हम 850 के अप्रॉक्स ले आएंगे। ब्राउ 125 नंबर बोल रहा है सर जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ प्रोसेसिंग स्टेशंस, मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम एंड ह्यूमन लेबर। अच्छा भैया, इतना सब कुछ करवा किससे रहे हैं हम? पोर्टेबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से, फोकस्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम से, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से या ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम से। तो ये साथियों हम करवा रहे हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से। ऑप्शन नंबर सी एज एन चार्ली इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। 126 में आप पहुंचे। बोल रहा है अ प्रोजेक्ट इनिशियली कॉस्ट 5000 एंड जनरेट ईयर एंड कैश इनफ्लो 1800, 1600, 1400, 1200, 1000 respectively in 5 years of its life. If the rate of return 10%, the net present value NPV कितना होगा? 500, 450, 400, 350। NPV कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला आएगा तो ये बन जाएगा, है ना। साइन उसी हिसाब से लेनी है आपको। तो आप ध्यान देखें, NPV माइनस 5000, क्योंकि इनिशियली प्रोजेक्ट में आपके पैसे लग चुके हैं। फिर 1800 लगे पहले साल के लिए, फिर 1600 आपने दिए। मतलब जेब देख रहे हो, जेब पे मतलब तकलीफ का अंबार आ रहा है? आपका देख रहे हो ग्रोथ कैसे कर रहा है आपका मनी कहाँ ग्रोथ कर रहा है सर? डेप्रिशिएट हो रहा है। टर्मिनोलॉजी तो सही यूज कर लीजिए स्टूडेंट के लिए। एक तो याद नहीं रहता है और तीखे वर्ड बोल देते हो आप कह के, वो भी इंग्लिश के, है ना। चलो तो ये आ जाना चाहिए 451.04 विच इज इक्विवेलेंट टू 450। ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो, राइट चॉइस। नेक्स्ट 127 बोल क्या रहा है? व्हाट इज द मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा भैया, मोड जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा उसी के अंतराल में होगा। हाईएस्ट 72 दिख रहा है, इसके अलावा नहीं तो 21 से 28 के बीच में 25.10 यहाँ तक हो मेरे साथ। चलिए 128 में पहुंच चुका है हमारा दल। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर क्वालिटी एक्सेप्टेंस प्रोसेस एंड 10,000 स्मॉल एन 89 C2 P0 दिया है 0.01 इनकमिंग लॉट्स ऑफ क्वालिटी PA 0.9397।
ए ओ क्यू क्या होगा, 93%, 0.93, 0.84%, 0.75% एंड 0.66%, मतलब कि डिवाइडेड बाई 100 होगा तो 0.4 बार, एकदम दो जीरो तो पहले ही लग जाने हैं। तथास्तु कहते हुए। अच्छा, हाँ अच्छा, तो इसके लिए हम कैनवास ले आते हैं। कौन से क्वेश्चन के लिए हम लोग कैनवास उठा के ले आए हैं भैया? ज़रूरत के अनुसार 128 के लिए उठा के लाए सर जी, है ना। ए ओ क्यू, ए ओ क्यू देखेंगे हम, क्या देखेंगे? ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू हो जाएगा पी टाइम्स पी ए, पी टाइम्स पी ए। हमको यहाँ पे पी की वैल्यू 0.01 गिवन है मान लो, तो पी ए हो जाना चाहिए आपका पी नॉट प्लस पी वन प्लस पी टू के बराबर, है ना। तो पी नॉट होगा भैयो 89 सी नॉट 1.0 1 रेस टू पावर 0.99 रेस टू पावर 89, 0.4088 ये होना मांगता है। तो डायरेक्टली हम P1 की वैल्यू दे देंगे और P2 की। P2 हो जाएगा 0.9366 और P1 हो जाना है 0.3675। सो AOQ उभरता हुआ भारत का सितारा आ जाएगा 0.9396%। सो विच वन इज द राइट चॉइस फॉर दिस? ऑप्शन नंबर ए, एज एन आगरा की ट्रेन मथुरा के लिए रवाना हो गई। नेक्स्ट 129 नंबर, 129 नंबर में बोल रहा है गुरुवर, एन इंजन इज टू बी डिजाइन टू हैव अ मिनिमम रिलायबिलिटी ऑफ 0.8 एंड मिनिमम availability of 0.98 over a period of 2 into 10 to power 3 hour. The MTTR is nearly 168 hour, 174 hour, 183 hour और 188 hour। अच्छा भैया, अच्छा भैया, तो अगर हम देख रहे हैं MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ये होता है 1/λ के बराबर। ये उभरता हुआ सितारा 8968.60 आ जाना चाहिए, है ना। और अगर हम अवेलेबिलिटी बोलेंगे तो क्या होता है अवेलेबिलिटी? मीन टाइम बिटवीन फेलियर, MTTF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम टू रिलायबिलिटी। इस हिसाब से MTTR उभरता हुआ भारत का सितारा 183 आर के बराबर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी, सी एज एन चार्ली, चार्ली। नेक्स्ट 130, 70% ये क्वेश्चन है आज के सेशन का। क्या बोल रहा है? बोल रहा है गुरुजी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विथ यूजुअल नोटेशन विथ होल्ड गुड इन अ डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर सिस्टम अंडर अ ट्यून्ड कंडीशन? K1 K2 is equal to M1 M2, K1 M2 is equal to M1 K2, K1 M1 is equal to K2 M2 and K1 plus K2 is equal to M1 plus M2। अच्छा अच्छा, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। तो हमको ये क्या करेक्ट समझ में आया? K1 M2 M1 K2 रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी थ्योरम से ऑप्शन नंबर बी, उभरता हुआ सितारा। चलिए साथियों, नेक्स्ट बोल रहा है क्या? अल्ट्रासोनिक वेव्स, इन अल्ट्रासोनिक वेव्स द फ्रीक्वेंसी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मटेरियल आर इन द रेंज ऑफ। अब बताओ साथियों, जब भी आप जो है क्या कराते हो? सोनोग्राफी। सोनोग्राफी को दूसरा नाम क्या कहते हैं? यूएसजी। यूएसजी को बोलते क्या है हम लोग नॉर्मल भाषा में, मतलब मेडिकल लाइन में अल्ट्रासाउंडिंग, अल्ट्रासाउंडिंग। तो यहाँ पे वही हो रहा है 0.5 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज और 30 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज। रेंज क्या होती है अल्ट्रासोनिक वेव की?
तो गुरुवर ये होती है 0.5 से 10 मेगाहर्ट्ज के बीच में। ठीक है, ऐसे ही जो है, अब ये बताओ इंडक्शन वाला खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अब आधी जनता बोलती है कि नहीं खाना चाहिए सर, ये होता है वो होता है। अरे बाबू तुम तो यार इंजीनियर हो ना। अब ये बताओ इंडक्शन में रखा है, भ्रांतियाँ क्या फैलती हैं कि भैया वो बर्तन नहीं गर्म हुआ और लेकिन आपका खाना गर्म हो गया। अरे भैया वो खाना इसलिए गर्म होता है क्योंकि वो जो है उधर पे गर्म क्या होता है, आप ये देखो खाने के अंदर मॉइस्चर होता है तो उसे हीट कर देती है माइक्रोवेव्स, है ना। वो शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव का अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान होगा स्पेक्ट्रम के केस में तो आप अप्लाई कर दोगे। बहुत ही भारी रेडिएशन सर जी आपने दे दिया, कोई ना तुम भी ये कर लोगे, पढ़ोगे तो मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। वही कहते हैं ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक दिन में नहीं दिखता है, अब दिखता हुआ प्रतीत होता है जब इंसान पढ़ने लगता है। चलिए, द क्यूरी पॉइंट फॉर मोस्ट फेरस मैग्नेटिक मटेरियल इज अबाउट 390 डिग्री सेल्सियस, 540 डिग्री सेल्सियस, 760 डिग्री सेल्सियस या 880 डिग्री सेल्सियस। अगर हम क्यूरी पॉइंट की बात करें, क्यूरी पॉइंट की बात करें तो हमको ये दिखता नज़र आता है कितने पे, कितने पे ये दिखता है 760 पे, 760 पे। ऑप्शन नंबर सी एज इन चार्ली। 133 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी कंट्रोलर इन माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कोड इंजन, मास्टर प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, स्लीव प्रोग्राम काउंटर। अच्छा भैया इन सब में कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफाइबल है, तो यहाँ पे जो जस्टिफाइबल है वो ऑप्शन नंबर डी है, स्लीव प्रोग्राम काउंटर होता है। 134 बोलना क्या चाह रहा है वो देखते हैं। ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज विल बी अडॉप्टेड टू स्टोर द प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स, लीफो, फीफो, लिल्लो, फिल्लो। ये तो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी बस की बात की है। यहाँ पे आंसर क्या होगा इतना आपसे उम्मीद नहीं की हुई है क्योंकि वो हम बताएंगे। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे अंतिम लॉट में आया उसकी छुट्टी पहले, क्योंकि लाइन पीछे से चालू हो जाने के लिए, है ना। चलो, in ladder logic programming, an alternative in place of using same internal relay contact for every rung is to use battery backed relay, dummy relay, one shot operation और master control relay। तो ये होता है बाबूजी आपका लैडर लॉजिक प्रोग्रामिंग के लिए मास्टर कंट्रोल रिले। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो मैकाट्रॉनिक्स आप लोग को इंड्यूस क्यों की गई है, क्योंकि जो है ना आप देखोगे डेवलपमेंट हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कोई डाउट नहीं है। 200 साल में, जब से मान लो आप 200 साल छोड़ो और वर्ल्ड वॉर 1 से देख लो, तरक्की एकदम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इतना भर भर के सहयोग रहा है कि क्या बता। लेकिन अभी जो है नया अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखा जाए तो सब कुछ जो है डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आ गया है। अगर कोई चीज़ डिजिटली आ रहा है तो आपको जो है इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, चाहो या ना चाहो। तो इसलिए मैकाट्रॉनिक्स की वैल्यू बढ़ी है, लेकिन मैकेनिकल की कम नहीं हुई है, इसका मतलब है ना, समझ रहे हो। हम लोग जो है उनके इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस इन्हेंस करने को। और भैया 2 हाथ हैंड शेक करने से अगर आपकी पावर बूस्टअप होती है, इंक्रीज होती है, सो व्हाई नॉट। चलो 136, consider the following statement, the term attenuation is used to describe the process of removing a certain band of frequencies from a signal and permitting other to be transmitted. The Wheatstone bridge can be used to convert a voltage change to an electrical resistance change. So which one is are correct? One only, two only, one and two, neither one nor two। अच्छा भैया अगर जस्टिफाइबल यहाँ पे तो कोई भी नहीं, कौनो नहीं है। नेक्स्ट, एट अ टाइम t the excitation voltage to a resolver is 24 volt, shaft angle 90 degree, output signal from the resolver vs1 and vs2 will be 12 volt 0 volt 24 volt 0 volt 24 12 24 12।
क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको वी एस इज इक्वलेंट टू के वी टाइम्स कॉस थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी। फॉर्मूला एक बार आपके लिए फिर लिख देते हैं, क्या होता है, के वी कॉस थीटा साइन ओवर दी ओमेगा टी। यहाँ से आपका वी एस वन और वी एस टू निकल के आएगा, भारत के सितारे 24 वोल्ट और आपका 0 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो। 138 बोलना चाह रहा है, एन एक्चुएटर हैविंग अ स्टर्न movement at full travel 30 mm is mounted with a control valve having an equal percentage plug and with minimum flow rate 2 meter cube per second and maximum flow rate of 24 meter cube per second. When the stem movement is 10 mm, flow rate will be 3.4 meter cube per second, 3.8 meter cube per second, 4.2 meter cube per second or 4.6 meter cube per second. So according to this, which one is right? Here अगर हमको Q इज इक्वल टू पता है क्या, Q नॉट ई टाइम्स बीटा एक्स होता है। अगर हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करें कहीं बीटा की, लॉग ओवर 24/2 अपॉन 30 इंटू 10⁻⁻3, ये उभरता हुआ सितारा 0.08283 10³ आना है, तो x हो जाएगा 2e⁻.88283 इंटू 10³ इंटू 10⁻⁻3, है ना। तो q की वैल्यू हमको होल्डिंग बाय करके आएगी 4.59, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 139 में। ये है, इन अ रैक एंड पिनियन सिस्टम, रैक इज एन एलिमेंट मूविंग इन ट्रांसलेशनल डायरेक्शन एंड पिनियन इज अ रोटरी गियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Translational acceleration is directly proportional to the moment of inertia of pinion. Translational acceleration is inversely proportional to the moment of inertia of pinion. Angular acceleration is inversely proportional to the torque on the pinion shaft. Translational velocity is directly proportional to the moment of inertia of pinion. So यहाँ पे justifiable है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पिनियन के। 140 90% आज के सेशन का। फॉर द कंट्रोल सिग्नल टू चेंज अ रेट प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल, द रोबोटिक कंट्रोलर मस्ट एम्प्लॉय इंटीग्रल कंट्रोल, proportional plus integral control, proportional plus derivative control, proportional plus integral plus derivative control. So which of the choice is right one? So here we have correct option is integrated control, option number A। 141 बोल रहा है, what is the minimum number of degree of freedom that robot needs to have in order to locate its end effector at an arbitrary point with an arbitrary orientation in space? 3 4 5 6 क्या होता है? ये होता है गुरुवर 3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपको बताएं, ग्लोबल पोजिशनिंग ऑफ इंडिविजुअल रोबोट इज एन ओनली विथ रोटेशनल, वर्टिकल और रेडियल। ये 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? आइदर रोटेशनल होगा या वर्टिकल होगा या कि फिर रेडियल होगा। ठीक है, याद रहेगा? क्यों नहीं होगा? गुरुजी ने बताया, आप गुरुजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथी बोलना चाह रहा है, यूजिंग अ रोबोट विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम
and having one sliding joint with a full range of 1 meter. If robot's control memory has 12-bit storage capacity, control resolution for the axis of motion will be 0.236 millimeter, 0.244 millimeter, 0.252 millimeter और 0.260 millimeter. अगर हम देखेंगे इसे तो ये कुछ इस तरह से होगा. क्या? 2 की पावर 12 रिजोल्यूशन और 1 मीटर में कितने होते हैं? 1000. उभरता हुआ सितारा 0.244 मिलीमीटर. बी एज एन ब्रावो हमारा करेक्ट होगा. नेक्स्ट 143. Assume that the joint mechanism at serial link manipulator are frictionless. Joint torque tau required to bear an arbitrary endpoint force Fh. J inverse F, JF, J transpose F, J inverse F transpose. So which choice is right? It's a C. J transpose F. Option number C. 144 नंबर 144 क्या बोल रहा है? रोटेट वेक्टर V 5/3J8 के 90 डिग्री x एक्सिस के अबाउट आपको रोटेटेड वेक्टर बोलना है. क्या होएगी? रोटेशन अबाउट x ऑफ थीटा अगर देखोगे 100 cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा कुछ इस तरह से. v की डायरेक्शन दी हुई है 5/3J8 के. सो अगर आपको ये वाला ट्रिक याद होगा. कैसे ट्रिक? आपका रोटेशन का केस है ना, तो 1r2.0 1 और ये 1 टाइम्स डायरेक्ट 1d2. यहाँ से आप आसानी से कर ले जाओगे. मल्टीप्लिकेशन वाले पॉइंट कौन कौन से हैं? 5, 3, 8 और 1. तो भारत का सितारा जो फॉर्म में आएगा 5 - 8 3 1. सो विच वन इज दिस? इट इज ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली. चलिए अब आपको जो है कुछ नहीं करना है, कैंची मार के पैर पे पैर रख के बैठ जाना है और सिर्फ आंखों से ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर देना है. क्यों? क्योंकि इसमें बेनिफिट ये रहता है कि आपको देखना रहता है ABCD. ए बोलता है हमेशा क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक दूसरे का सहयोग करते हुए दूसरा वाला पहले का एक्सप्लेनेशन दे रहा है. बी ऑप्शन बोलता है दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है. सी ऑप्शन बोलता है पहला तो करेक्ट है दूसरा इनकरेक्ट है और लास्ट वाला बोलता है आपका पहला ही इनकरेक्ट है. तो दूसरा ऑटो पायलट पे चले जाते हैं करेक्ट की दिशा में. चलिए 145 में बोल रहा है, पढ़ते हैं स्टेटमेंट हम. द फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इन माइक्रोप्रोसेसर इज टू परफॉर्म डेटा मैनिपुलेशन. सही बात है. The status register is where data for an input to the arithmetic and logic unit is temporarily stored. Both are correct. लेकिन ऐसे कहीं भी नहीं है कि ये दोनों को मिला के पढ़ें तो एक दूसरे का जो है एक्सप्लेनेशन देते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी एज एन बॉम्बे इज राइट चॉइस फॉर दिस. नेक्स्ट 146 बोल रहा है टू यूज अ सेंसर we generally need to add signal conditioning circuitry such as circuits which amplify and convert from analog to digital to get the sensor signal in the right form. Take account of any non-linearities and calibrate it. अच्छा, और दूसरा क्या बोलना चाह रहा है? A smart sensor is integrated with the required buffering and conditioning circuitry and a single element and provide function beyond that just a sensor. दूसरा तो बिल्कुल बकवासी बात कर दिया. सो ऑप्शन नंबर सी 40 इज योर राइट चॉइस फॉर दिस.
147 में आते हैं, बोल रहा है द काउंट ऑफ ओवरफ्लो बिट इज 1 व्हेन अप काउंटर इंक्रीमेंट अबव द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, करेक्ट। द काउंट डाउन अंडरफ्लो यूएन बिट इज 1 व्हेन द काउंटर डिक्रीमेंट बिलो द मिनिमम नेगेटिव वैल्यू, बिल्कुल सही। और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। सो ऑप्शन नंबर ए एज एन आगरा का पेड़ा। चलो 148 बोल रहा है द मैनिपुलेटर इज एसेंशियली एन इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस विच इनेबल ईच ऑफ द इनपुट टू बी सैम्पल्ड इन टर्न। दूसरा बोल रहा है अ मल्टीप्लेक्सर इज अ सर्किट दैट इज एबल टू हैव इनपुट ऑफ डाटा from a number of sources and then by selecting an input channel given an output form just one of them। अच्छा भैया, अच्छा भैया, तो अगर हम completely understandable पढ़ेंगे तो हमको क्या दिखेगा, दोनों करेक्ट हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए एज एन आगरा। ऑन द रॉक्स कुछ 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 ने दिया। कौन कौन सा एक्सप्लेनेशन? 145 में 145 में घपला हो गया। सो सॉरी सर, इट्स ऑप्शन नंबर सी। 146 का बोलेगा ऑप्शन नंबर बी। एंड 147 में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर पार्डन फॉर दिस, ऑप्शन नंबर सी। एंड 148 क्या बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट? बोल रहा है द मल्टीप्लेक्सर इज एसेंशियली एन इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस which enable each of the input to be sampled in turn, ठीक है। and the multiplexer is a circuit that is able to have input of data from a number of sources and then by selecting an input channel given an output from just one of them। second last question of the day क्या बोल रहा है? बोल रहा है सर जी the term encoder is used for a device that provides an analog output as a result of angular or linear displacement. An increment encoder detects changes in angular or linear displacement from some datum position here as an absolute encoder given the actual angular or linear position। सो हमारा जो है यहाँ पे पहला ही मर गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमको प्राप्त हुआ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ESC मैकेनिकल 2019 का बोल रहा है प्रोसेस कंट्रोल वॉल्व्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो एंड आर यूज्ड वेयर परहैप्स द फ्लो रेट of a liquid into a tank has to be controlled। A common form of pneumatic actuator used with process control valves in the diaphragm actuator। तो ये दोनों ही है स्टेटमेंट करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। इसी के साथ आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। BM क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पेनिट्रेट करिए ताकि इसका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।